देखिए पिछली क्लास में हम थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। नाउ प्रोसेस नंबर 2 दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस देखिए कैसा प्रोसेस होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो पी वी इक्वल टू क्या होता है? आइडियल गैस का इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम अगर ये टर्म कांस्टेंट हो गई तो ये सब तो कांस्टेंट है ही, तो यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्या आ जाएगा? इसका मतलब पी बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है। तो पी वन बाई टी वन इक्वल टू क्या यूज़ कर सकते हैं हम इसमें? पी टू बाई टी टू। तो ये हो गया। सेकेंड हम इसमें निकालेंगे वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? पी डी वी इंटीग्रेशन वी फाइनल टू वी इनिशियल। तो वर्क डन इक्वल टू पी, अब देखिए डेल्टा वी इसमें क्या है? अगर वी कांस्टेंट तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 0, ठीक है। क्योंकि डेल्टा वी 0 है तो पी को डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू पी 0 हो जाएगा। तो वर्क डन 0 आता है, ठीक है। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हाफ एन एफ आर डेल्टा टी। देखिए एफ आर बाई 2 इंटू एन इंटू डेल्टा टी। डेल्टा यू क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी भी होता है, ठीक है। हाफ एन एफ आर डेल्टा टी को आप कर सकते हो एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि सी वी जो होता है वो कितना होता है? एफ आर बाई 2। पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। दैट इज मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या आ गया? एन सी वी डेल्टा टी, ओके। उसके बाद अब इसमें कैलकुलेट करेंगे डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा अप्लाई एफ एल टी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू आता है। डेल्टा यू कितना है? हाफ एन एफ आर डेल्टा टी। डब्ल्यू कितना हो गया? 0। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आ गया? एन एफ आर बाई 2 इंटू डेल्टा टी, दैट इज एन सी वी डेल्टा टी। ये किसके बराबर आया हमारे पास? ये डेल्टा क्यू आ गया हमारे पास। उसके बाद तो नेक्स्ट टर्म हम इसमें यूज़ करेंगे, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे C इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू पता है हमें कितना है? एन सी वी डेल्टा टी डिवाइड बाई एन डेल्टा टी। एन से एन गया, डेल्टा टी से डेल्टा किया गया। C किसके बराबर आ गया? सी वी के बराबर आ गया, ओके। तो ये हमने निकाल लिया मोलर स्पेसिफिक हीट। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसका पीवी डायग्राम बनाते हैं। देखिए पीवी डायग्राम के लिए देखिए वाई एक्सिस पे प्रेशर को बनाएंगे, वॉल्यूम को बनाएंगे। अब वॉल्यूम क्या है? इसमें कांस्टेंट है, तो देखिए ऐसी लाइन बन जाएगी। एक ग्राफ ये हो सकता है और एक ग्राफ ये हो सकता है। दिस इज प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट बट प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये हमारा पीवी डायग्राम हो गया, ओके। उसके बाद इसमें बना लिखते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के लिए देखिए बीटा इक्वल टू माइनस डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा पी बाई बी होता है। देखिए बीटा इक्वल टू माइनस डेल्टा पी, ये बी ऊपर चला जाएगा, इधर डेल्टा पी है। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी का वैल्यू किसके बराबर होगा? डेल्टा वी का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो बीटा इक्वल टू माइनस डेल्टा पी इंटू वी डिवाइड बाई 0। तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इसका बल्क मॉडुलस क्या होगा? इनफाइनाइट। फिर इसकी कंप्रेसिबिलिटी निकालेंगे। कंप्रेसिबिलिटी C इक्वल टू क्या आता है? 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। तो C इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट है, तो C
क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि समथिंग ओवर इन्फाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गया। तो ये प्रोसेस कैसा था, आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारा हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो इस वाले केस में क्या रहता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आइडियल गैस का इक्वेशन जो पी इक्वल टू क्या है, एनआरटी है, जिसमें मान लीजिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, V हो गया। यानी अगर PV बराबर हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका मतलब P1 V1 बराबर क्या यूज़ कर सकते हैं हम, P2 V2। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमने क्या निकाला, ये तो हमने निकाला प्रोसेस इक्वेशन। ये सब प्रोसेस इक्वेशन में आता है, ध्यान रखिएगा, दिस इज प्रोसेस इक्वेशन। उसके बाद हम चलते हैं इसका वर्क डन कैलकुलेट करने। तो वर्क डन जो होता है वो क्या आता है, P डेल्टा V, V इनिशियल टू V फाइनल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको ले सकते हैं PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट K। तो यहाँ पे P इक्वल टू K बाई K लिखा जा सकता है, V लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा K का वैल्यू किसके बराबर होगा, K का वैल्यू nRT के बराबर होगा, क्योंकि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है, nRT तो है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, K डिवाइड बाई V dV, V इनिशियल टू V फाइनल। K कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, V इनिशियल टू V फाइनल dV बाई V। K का वैल्यू किसके बराबर है, nRT के बराबर है। डेल्टा V बाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln V हो जाएगा। लिमिट ले लोगे, V इनिशियल टू V फाइनल nRT ln V फाइनल माइनस ln V इनिशियल आ गया, nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। ये हमारे पास क्या आ गया, ये वर्क डन आ गया। समझ में आया। अब देखिए, एक तो वॉल्यूम के टर्म्स में हुआ था, इसको हम प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। देखिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, तो इसको लिख सकते हैं P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। तो देखो V फाइनल बाय V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल बाय P इनिशियल बाय P फाइनल होगा, V फाइनल बाय V इनिशियल किसके बराबर होगा, P इनिशियल बाय V फाइनल के। तो यहाँ पे जो W आ जाएगा, अब nRT ln V फाइनल किसके बराबर था, P इनिशियल, इनिशियल क्या था, P फाइनल। तो इसको हम वर्क डन ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू nRT ln P इनिशियल बाय P फाइनल। तो इसको हम प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं वर्क डन, और वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। और जहाँ हमें जैसा अप्रोप्रिएट लगेगा फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू। क्लियर है, ओके। नाउ ये तो हमने दो टर्म फाइंड आउट कर लिया इसका, एक तो हमने प्रोसेस इक्वेशन डिस्कस कर लिया है और एक हमने वर्क डन निकाल लिया है। अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसको डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ NFR डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा टी तो यहाँ पे क्या होगा, 0, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, हाफ NFR इंटू 0। तो डेल्टा यू का वैल्यू किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद लगाते थे अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, दैट इज FLT। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या होता था, W होता था। तो डेल्टा यू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, प्लस W किसके बराबर आया, nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। तो डेल्टा क्यू की देखो वैल्यू आ गई, क्या ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू किसके बराबर आ गया, W के बराबर आ गया। तो W देखो वॉल्यूम के टर्म्स में भी और प्रेशर के टर्म्स में भी है। तो यानी डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं nRT ln
वी फाइनल बाई वी इनिशियल, या फिर डेल्टा क्यू लिख सकते हैं NRT ln पी इनिशियल बाय पी फाइनल। तो दोनों फॉर्मूले क्या हैं, वैलिड हैं किसके लिए, डेल्टा क्यू के लिए। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद अब हम निकालेंगे इसका मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हमें पता है, C इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी है। तो C, देखिए डेल्टा टी का वैल्यू इस वाले केस में क्या है, 0 है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो डेल्टा टी को 0 पुट कर देंगे, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एन इंटू 0, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्या आ गया, 0, समथिंग ओवर 0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसका PV डायग्राम। PV डायग्राम में देखिए, ये प्रेशर होगा और ये वॉल्यूम होगा। PV इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, यानी P इक्वल टू K बाई V, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वॉल्यूम है। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक बनेगा। देखिए अगर एरो हमने इधर बना दिया तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा। अगर एरो हमने इसका ऐसे बना दिया तो ये क्या बताएगा, कंप्रेशन को। दिस इज एक्सपेंशन एंड दिस इज कंप्रेशन। ठीक है, यहाँ भी इनिशियल मानेंगे, फाइनल मानेंगे। एरो ऐसे जा रहा है, इसमें बार ऐसे हो रहा है, तो ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंप्रेशन और ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। समझ में आ गया? तो ऐसे ग्राफ पॉसिबल है। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बल्क मॉडुलस। तो देखिए बल्क मॉडुलस जो होता है माइनस डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाई वी होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें पी वी इक्वल टू क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड बाय बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, डी ओवर डी टी ऑफ पी वी इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ एन आर टी। तो देखो पी और वी दोनों वेरिएबल है, तो एक बार पी को एज इट इज ले लो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, फिर एक बार वी को एज इट इज ले लो, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। इधर ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। ओके, अब इसको लिख दो पी डी वी बराबर माइनस बी डी पी डिवाइड बाई डी टी। डी टी से डी टी गया, देखो यहाँ से P इक्वल टू माइनस डी पी डिवाइड बाई डेल्टा वी डिवाइड बाई वी लिख सकते हैं। देखो डी पी ये स्क्वायर भी ऐसे रहने दो, यहाँ से लेके आओ डी वी, ऊपर तो P है ही, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी पी डिवाइड बाई डी वी डिवाइड बाई वी, ये इधर आ जाएगा इसके नीचे। तो अगर कैपिटल चेंज लें तो D की जगह चेंज इन प्रेशर को डेल्टा से लिख लेते हैं, और इसको डेल्टा वी और इसको वी। तो किसके बराबर आ गया, देखिए P के बराबर आ गया। इसका मतलब इस केस में बल्क मॉडुलस जो होगा वो P के बराबर होगा, दैट इज प्रेशर के बराबर। ओके, नाउ इसमें हम क्या निकालेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। अगर कंप्रेसिबिलिटी अगर हमें निकालना हो तो कंप्रेसिबिलिटी C इक्वल टू 1 अपन बल्क मॉडुलस होता है, C इक्वल टू 1 अपन बल्क मॉडुलस कितना है, P। तो ये कंप्रेसिबिलिटी आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा प्रोसेस था हमारे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके हमने सारी जो भी क्वांटिटी थी हमने कैलकुलेट कर ली। क्लियर है?
फिर उसके बाद है हमारे पास फोर्थ प्रोसेस, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा क्यू का वैल्यू ही 0 होता है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज। इसमें हीट का क्या होता है, कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, इस वाले में जो कंटेनर में जो वॉल होंगी वो कैसी वॉल होंगी, वो एडियाबैटिक वॉल होंगी, इंसुलेटिंग वॉल्स होंगी। क्लियर है। उसके बाद इसका जो प्रोसेस इक्वेशन होता है, दैट इज प्रोसेस इक्वेशन होता है पी वी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या इसको क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो। के इसमें क्या है, कांस्टेंट। के क्या है इसमें, कांस्टेंट है, और गामा जो है वो क्या है, सी पी बाई सी वी के बराबर होता है। गामा किसके बराबर होता है, सी पी बाई सी वी के। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया, समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, ये हमने पढ़ लिया था किसमें, ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया था हीट वाले में, कि जो गामा होता है वो किसके रेशियो होता है, सी पी टू सी वी का रेशियो होता है। क्लियर है, ओके। वी वॉल्यूम होता है और पी प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस इक्वेशन होगा, यानी हम लिख सकते हैं पी इनिशियल वी इनिशियल रेज टू पावर गामा इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल रेज टू पावर गामा, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, प्रोसेस इक्वेशन में ही पी वी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एन आर टी होता है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी है, तो यहाँ से अगर हम वॉल्यूम लिखें तो एन आर टी बाई क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वी की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, देखो यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ, वी को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए एन आर टी बाई पी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी एन आर रेज टू पावर गामा इंटू टी रेज टू पावर गामा इक्वल टू पी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखिए ये ऊपर आएगा पी वन माइनस गामा इंटू टी रेज टू पावर गामा, ये देखिए कॉन्स्टेंट है, सब इधर चला जाएगा, ये सब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी पी वन माइनस गामा टी गामा इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये छोटा स्मॉल के लिए, बड़ा के लिए हमने कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम प्रोसेस इक्वेशन लिखें, ये आ गया हमारे पास, यानी यहाँ से अगर हम दो वैल्यू में अगर कंपैरिजन करें तो इसको लिख सकते हैं हम पी इनिशियल की रेज टू पावर वन माइनस गामा टी रेज टू पावर इनिशियल वन रेज टू पावर गामा इक्वल टू पी फाइनल वन माइनस गामा टी फाइनल वन माइनस गामा। तो ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी प्रोसेस इक्वेशन हो जाती है एडियाबैटिक प्रोसेस की। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना, देखियो कैसे यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ये फॉर्मूले कैसे क्वेश्चंस में यूज़फुल हैं। ओके, ना देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो वी पी इक्वल टू एन आर टी बाई बी लिख सकते हैं, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन में। तो पी हमें पुट करना है एन आर टी बाई वी इंटू वी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए टी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इक्वल टू के बाय एन आर। तो टी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब टी इनिशियल वी इनिशियल रेज टू पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल रेज टू पावर गामा माइनस वन। ये हमारे पास क्या आता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन आ जाता है। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास तीन प्रोसेस इक्वेशन है इसमें, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी रेज टू पावर वन माइनस गामा इंटू टी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और तीसरा प्रोसेस इक्वेशन होता है टी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनाए जाते हैं। तो इन तीनों प्रोसेस इक्वेशनों का आपको ध्यान रखना है कि कब कैसा कैसे यूज़ होगा। तो अगर कहीं पे आपको
एक प्रेशर दे रखा होगा, एक टेम्परेचर दे रखा होगा, किसी दूसरे पॉइंट पे प्रेशर दे रखा होगा, आपसे टेम्परेचर पूछ रहा होगा, तो ये रिलेशन लगा देना। कहीं पे टेम्परेचर दे रखा होगा, वॉल्यूम दे रखा होगा एक पॉइंट का, दूसरे पॉइंट का टेम्परेचर दे रखा होगा, आपसे वॉल्यूम पूछेगा तो ये वाला लगा देना। कहीं पे प्रेशर दे रखा हो एक पॉइंट पे और वॉल्यूम दे रखा हो, दूसरे पॉइंट पे वॉल्यूम दे रखा हो बट प्रेशर नहीं पता तो ये वाला लगा देना। ठीक है। अब इसमें देखिए गामा हमने यूज किया था इसमें, दैट इज CP बाय CV। ठीक है। अब देखिए फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए CP का वैल्यू और CV का वैल्यू, CB होता है 3R/2। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। और तो फॉर्मूला क्या होता है CV का FR/2 होता है, और ये क्या होता है CB प्लस R होता है। तो CB का वैल्यू कितना हो जाएगा 3R/2 और CP का वैल्यू कितना हो जाएगा 3R/2 प्लस R, तो CP का वैल्यू आ जाएगा 5R/2। तो गामा इक्वल टू क्या होगा CP बाय CV। CB कितना है 5R/2 और CV कितना है 3R/2। तो इससे कट गया, इससे कट गया, कितना आ गया गामा इक्वल टू 5/3। तो गामा का वैल्यू किसके बराबर आ गया 5/3 के बराबर आ गया। ठीक है। उसके बाद कौन सी गैस के लिए? फॉर मोनोएटॉमिक गैस। डायटॉमिक के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू कितना होता है 5 होता है। तो CV जो होगा वो 5R/2 होगा और CP जो होगा वो CB प्लस R होता है, दैट इज 5R/2 प्लस R कितना आ गया 7R/2। तो गामा कितना हो जाएगा इसका 7R/2 डिवाइड बाई 5R/2। इससे कैंसिल आउट हो गया, गामा का वैल्यू कितना आ गया 7/5। ठीक है। एंड फॉर ट्राइएटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 6 होता है। तो CB का वैल्यू किसके बराबर आ गया 6R/2 दैट इज 3R, और CP का वैल्यू कितना होता है CB प्लस R दैट इज 3R प्लस R। तो CP का वैल्यू किसके बराबर आ गया 4R के बराबर आ गया। गामा किसके बराबर आ गया CP बाय CB। CP कितना है 4R और ये कितना है 3R। तो गामा किसके बराबर आ गया 4/3। तो तीनों का गामा हमने निकाल लिए। मोनोएटॉमिक का गामा देखिए 5/3 है, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 3 × 3, 3 × 3 = 9। यहाँ गामा लगभग कितना आ रहा है 5 × 5, 5 × 4 = 20 है ना। और 3 × 3 फिर बचेगा 2, 3 6 × 18। ठीक है। और ये गामा का वैल्यू कितना आ रहा है 1.3। तो यहाँ 1.6 है गामा का वैल्यू, यहाँ लगभग 1.4 है, यहाँ लगभग 1.3 है। तो एक आप रिलेशन याद रख लेंगे, गामा जो होता है वो मोनोएटॉमिक का ज़्यादा होता है किससे डायटॉमिक से, और किससे होता है ट्राइएटॉमिक से। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहाँ से देखा आपने गामा का वैल्यू लगभग हमेशा क्या आ रहा है 1 से ज़्यादा आ रहा है। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। तो देखिए गामा आ रहा था उसमें हमने, तो गामा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया इसका। तो उस गामा का फॉर्मूला याद रखें, दैट इज CP बाय CV। अब देखिए वर्क डन W जो होता है वो P डेल्टा V इनिशियल टू V फाइनल होता है। अब देखिए P V रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। तो यहाँ से P का वैल्यू K/V रेज़ टू पावर क्या आ रहा है गामा आ रहा है, यहाँ पुट कर देंगे। तो W इक्वल टू
के अपॉन वी रेस टू पावर गामा डी वी इक्वल टू वी इनिशियल टू वी फाइनल आ रहा है। तो डब्ल्यू इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा, ये गामा ऊपर चला जाएगा, गामा डी वी इनिशियल टू वी फाइनल। तो डब्ल्यू इक्वल टू के, पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और वही नीचे लिख देंगे, डिवाइड बाय बी इनिशियल टू वी फाइनल। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी के अपॉन 1 माइनस गामा, बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, वी 1 माइनस गामा, लिमिट लोड हो गए वी इनिशियल टू वी फाइनल। तो डब्ल्यू बराबर आ गया 1 अपॉन 1 माइनस गामा वी फाइनल 1 माइनस गामा माइनस वी इनिशियल 1 माइनस गामा, ये क्या आ गया, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा के बी फाइनल 1 माइनस गामा माइनस के बी इनिशियल 1 माइनस गामा। अब देखिए फॉर्मूला हमने याद किया था, पी इनिशियल वी इनिशियल रेस टू पावर गामा इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल रेस टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब के की वैल्यू देखिए, आप चाहे ये यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो एप्रोप्रिएट, जहाँ पे फाइनल है वहाँ पे ये वाला वैल्यू यूज़ कर लीजिए, जहाँ पे इनिशियल है वहाँ पे ये वाला वैल्यू यूज़ कर लीजिए। तो W बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा, क्या जगह के की जगह पे P फाइनल V फाइनल रेस टू पावर 1 माइनस गामा, P फाइनल B फाइनल रेस टू पावर, पहले तो गामा है और फिर V फाइनल क्या दे रखा है हमें, 1 माइनस गामा, फिर P इनिशियल V इनिशियल रेस टू पावर गामा इंटू V इनिशियल रेस टू पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। अब उसके बाद W जो होगा वो 1 अपॉन 1 माइनस गामा इंटू, देखिए अब इनकी पावर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो P फाइनल V फाइनल रेस टू पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा माइनस P इनिशियल V इनिशियल रेस टू पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो W बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वर्क डन आ गया, क्लियर है, ये हमारे पास वर्क डन आ गया। तो ये वर्क डन का वैल्यू है। अब ये वर्क डन हमने निकाल लिया। अब देखो इस वर्क डन को हम टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, W इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, देखो PV, अभी मैं इसको नोट कर लीजिए, देखिए PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। तो P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू NR, T इनिशियल हो जाएगा और P फाइनल V फाइनल इक्वल टू NR T फाइनल हो जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। तो देखिए P इनिशियल P फाइनल की जगह पे क्या लिख दोगे, NR T फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल की जगह पे NR T इनिशियल। तो W इक्वल टू NR T फाइनल माइनस T इनिशियल डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वर्क डन आ गया, क्लियर है। तो वर्क डन हमने प्रेशर के टर्म्स में और वॉल्यूम के टर्म्स में भी देखा, और वर्क डन हमने किसके टर्म्स में देखा, टेम्परेचर के टर्म्स में भी देखा, क्लियर है। ओके, उसके बाद हम निकालते थे इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू क्या होता था, हाफ NFR डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगाते थे अप्लाई FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू क्या था, हाफ NFR डेल्टा टी प्लस डब्ल्यू क्या है, NR टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा क्यू आ गया। और डेल्टा क्यू क्या है स्टूडेंट्स, इसमें 0 है,
एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ से अगर इसको मैं अल्फा डेल्टा टी ना लिखूँ, अगर डेल्टा यू ही लिखूँ, तो यहाँ से मैं डेल्टा यू निकाल सकता हूँ, ये इधर आ जाएगा। तो माइनस एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइड बाय 1 माइनस गामा है। तो डेल्टा यू का वैल्यू एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल डिवाइड बाय 1 माइनस गामा है। तो ये किसका वैल्यू आ गया, ये डेल्टा यू का वैल्यू आ गया, माइनस हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है? ओके। उसके बाद हम इसमें निकालते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट निकालने का तरीका क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट होता है C इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू तो इस वाले केस में क्या है, 0 है, तो C इक्वल टू क्या होगा, 0 डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। तो C भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद हम इसमें निकाल लेते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस B इक्वल टू, ये पहले वो निकाल लेते हैं, क्या कहते हैं इसका, पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर होगा, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम। पीवी की पावर गामा क्या था, कांस्टेंट था, यानी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रेज़ टू पावर गामा। फिर से देखिए हाइपरबोलिक इक्वेशन आएगा, ऐसा बन जाएगा। तो ये प्रेशर होगा और ये वॉल्यूम, तो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ इसमें ऐसा ही आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास, क्योंकि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी रेज़ टू पावर समथिंग पावर। अब उसके बाद देखिए, अब पावर क्या है, 1 से बड़ी है, तो ग्राफ कैसा बनना है, हाइपरबोलिक ही बनना है। अब देखिए, अब हम निकालते हैं इसमें बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस बी क्या होगा, माइनस डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय बी। ठीक है? ध्यान से देखिए, इसमें इसको नोट कर लिया होगा आपने। देखिए पी वी की रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो डी ओवर डी वी पी वी रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू डी ओवर डी वी कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बाहर निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी ओवर डी वी ऑफ वी रेज़ टू पावर गामा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या कर दिया, 0। पी गामा आगे आया, गामा से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, इनटू क्या लिख दोगे, डी वी बाय डी वी प्लस डी पी बाय डी वी तो क्या हो गया, 0। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा हमारे पास पी गामा वी रेज़ टू पावर गामा -1 प्लस बी रेज़ टू पावर गामा डी पी बाय डी वी इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, समझ में आ रहा ना, पावर आ गया, ये पावर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटू डी वी बाई डी वी, डिफरेंशिएशन का रूल है ये। देखिए क्या होगा, पी गामा वी रेज़ टू पावर गामा डिवाइड बाय बी लिख सकते हैं, है ना, तब ये तो ऊपर जाएगा तो गामा -1 हो जाएगा, इक्वल टू उधर वी रेज़ टू पावर गामा डी पी बाई डी वी। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, माइनस जाएगा ये, तो गामा पी इक्वल टू वी डी पी बाई डी वी, तो गामा पी इक्वल टू माइनस डी पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी। यही किसके बराबर आता है, बल्क मॉडुलस के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, गामा पी के बराबर लेते हैं। यानी इस वाले केस में जो बल्क मॉडुलस आएगा तो किसके बराबर होगा, गामा पी के बराबर होगा। क्लियर है? फिर से मैं एक बार देखो, जिसका डिफरेंशिएशन थोड़ा टिपिकल है, मैं समझा देता हूँ। देखिए पी वी की पावर गामा हमने लिखा था कांस्टेंट,
दोनों साइड जो हमने डिफरेंशिएशन किया वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब dp/d/dv दोनों साइड लिख दिया। इसमें देखिए p कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। p मतलब एक फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं इसको, और उसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। अब क्या किया हमने, अब हमने क्या किया, पावर आगे लाए, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया, इंटू dv/dv प्लस इसमें क्या हो गया, ऐसे ही इसको तो ऐसे लिख दिया, सब तो डिफरेंशिएशन हो गई, इक्वल टू 0 कर दिया। फिर dv/dv 1 हो गया। फिर यहाँ लिखा p गामा इंटू v रेज़ टू पावर गामा -1 प्लस v रेज़ टू पावर गामा इंटू dp/dv इक्वल टू 0। फिर अगले स्टेप में p गामा v रेज़ टू पावर गामा डिवाइड बाय क्या कर दिया, v इक्वल टू, उसको उधर ले गए, माइनस v रेज़ टू पावर गामा इंटू dp/dv इक्वल टू 0। तो गामा p इक्वल टू माइनस v dp/dv, ये भी उधर चला गया। तो गामा p इक्वल टू, इसको अरेंज कर दिया, ऐसे लिख दिया, और यही किसके बराबर होता है, वोल्ट मॉडुलस के बराबर होता है। क्लियर है ना। उसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो C होता है वो 1/, क्या होता है, बीटा होता है। और कंप्रेसिबिलिटी हम बीटा निकाल चुके, कितना है, गामा p के बराबर है। समझ में आई बात। क्लियर। अब देखिए यहां से नोट कर लो इसको। देखो यहां से अगर मैं देखूं इस रिलेशन से, dp/dv इक्वल टू आ रहा है माइनस गामा p/b, आ रहा है, इधर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। बस इसको यहीं पे रखो। देखो एक ही ग्राफ में, अब इसमें देखो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व। देखो एक ही P दे रखा है भी। देखिए हमने ध्यान दिया होगा कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों का ही कर्व ऐसा बना था। अब इन दोनों में से हमें बताना कि कौन सा एडियाबैटिक होगा और कौन सा आइसोथर्मल होगा। तो देखिए ये जो हमने लिखा dp/dv, इसको पढ़ते हैं स्लोप ऑफ P वर्सेस B ग्राफ इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। और इससे पहले आइसोथर्मल में जब PV फॉर आइसोथर्मल, PV बराबर जब कांस्टेंट था, तो वहाँ पे जो dp/dv आया था वो माइनस p/v के बराबर था। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस माइनस p/v है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस माइनस गामा p/v है। तो इसमें देखिए तो किसका स्लोप ज़्यादा है, इसका है या इसका। देखिए इसका स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि गामा क्या है, गामा मल्टीप्लाई, और गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी। तो इन दोनों ग्राफ को देखिए किसका स्लोप ज़्यादा होगा। देखिए इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉन करूँ और एक इस पर टेंजेंट ड्रॉन करूँ, तो स्लोप किसका ज़्यादा आ रहा है? स्लोप समझते हैं ना, मतलब ढलान इन दो, देखो इसको स्लोप को ढलान भी बोलते हैं। तो एक ढलान की वैल्यू आ रही है माइनस गामा p/v और एक माइनस p/v, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इन दोनों ग्राफ में देख के बताओ कि ढलान किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो दिस ग्राफ इज एडियाबैटिक एंड दिस इज आइसोथर्मल। ठीक है, तो दो कर्व अगर हमें ऐसे दे रखे होंगे कर्व टाइप में, और हमें बताना कि कौन सा आइसोथर्मल का होगा कौन सा एडियाबैटिक का होगा, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है स्लोप से। जिसकी ढलान ज़्यादा होगी, जो ग्राफ ज़्यादा स्लांट होगा वो होगा एडियाबैटिक का, और जो थोड़ा कर्व होगा वो क्या होगा, आइसोथर्मल का। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। तो ये स्लोप से इसका मतलब है, समझ में आया। ओके।